ठीक है, तो ये 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये नहीं है तो बैड गवर्नेंस, अगर हैं ये तो गुड गवर्नेंस। तो करप्शन मिनिमाइज की जाती है, इसकी एश्योरेंस दिलाई जाती है। उसके अलावा जो मिनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज आपके मुल्क के अंदर हैं या मुआशरे के अंदर हैं, कि आप उनके भी व्यूज लें, उनको भी आप कंसीडर करें। जो वल्नरेबल है मोस्ट, उनकी आप वॉइसेस को, उनके आप जो बातें हैं उनको सुने, ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएं। और उसके अलावा आपके मुआशरे की आज के दौर की और फ्यूचर में क्या क्या जरूरत हो सकती है, उनको भी आपने सामने रख कर आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सिंपल क्या है, गवर्नेंस के अंदर आप डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन जो होता है वो पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है। और उसके अलावा ये जो रिलेशन है ये इन बिटवीन एग्जिस्ट करता है इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। और उसके अंदर ये अगर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो उस मुआशरे की, उस इंस्टीट्यूशन की जो गवर्नेंस होगी वो बेहतर होगी। अच्छा, उसके बाद जेंडर एंड गवर्नेंस क्या है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है ब्रॉडी पब्लिशर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यूके की। तो गवर्नेंस सिंपली क्या है, डिसीजन मेकिंग का नाम है, जिसके अंदर जो लोग इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आकर डिसीजन लेते हैं। और मोस्टली ये लोग या ऑर्डिनरी सिटीजन भी हो सकते हैं, या जिनके पास पावर होती है, जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, नेशनल असेंबली के अंदर जो अमेंडमेंट्स के लिए बात करते हैं या लॉज बनाते हैं, फिर उन लॉज को आगे आपकी जुडिशरी वगैरह इम्प्लीमेंट कराती है, ये सारी चीजें। अब जब ये डिसीजन लेते हैं, जब डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नेंस के अंदर, तो जाहिर सी बात है किन के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, अवाम के लिए, ठीक है। अब जब अवाम के लिए डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके अंदर दो हैं, मर्द और औरत। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो भी शामिल है, ठीक है, कि वो किस तरह से वो रूल्स को फॉलो करेंगे, और जिस वो सारी चीजें जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं, बसर करते हैं, जीते हैं अपनी जिंदगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर इनका डिसीजंस का इम्पैक्ट होता है। और ये भी चीज ये शेप करते हैं, इसकी भी सामने हम चीजें आते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एलोकेट की जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो जहाँ पर पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, या जहाँ पर जो लोग पावर के अंदर है वहाँ वो ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बाकी को आप बिल्कुल वो डिनाई कर रहे हैं, महरूम रख रहे हैं, ठीक है, डिप्राइव कर रहे हैं। और ये भी चीज कि भाई जो विमेन एंड मैन हैं उनकी मुख्तलिफ उनकी नीड्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, क्या उनको भी आप कंसिडर कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने जनरल बात की, मगर मसला ये है कि अभी भी विमेन डिसीजन मेकिंग से दूर रखी गई है। घर से लेकर ग्लोबल लेवल तक डिसीजन मेकिंग के अंदर हम जब देखते हैं तो विमेन की वहां पर कमी नजर आती है। विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है, विमेन की जो पार्टिसिपेशन है, विमेन की जो इंक्लूजन है, वो हमें बहुत ऐसे समझो आटे में नमक के बराबर दिखती है। तो जब हमने ये सारी बातें की कि भाई गवर्नेंस ऐसा प्रोसेस है, गवर्नेंस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, गवर्नेंस ये अच्छी गवर्नेंस ये होती है, बुरी गवर्नेंस ये होती है, इनका इस तरीके से विमेन और मैन की जिंदगी के ऊपर असर पड़ता है, और विमेन को इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर, मगर फिर भी विमेन एक्सक्लूडेड है। तो जब एक्सक्लूडेड है तो उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे मुआशरे के अंदर। और इन इश्यूज के साथ साथ विमेन जब एक वोटर के तौर पर बनती है तो उसका इशू क्या होता है, उसको किस इश्यूज को सामना करना पड़ता है। जब वो कैंडिडेट्स के लिए अपीयर होती हैं, जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाती हैं, तो कौन कौन से मसाइल होते हैं उनके लिए, ठीक हो गया। तो अभी हम इस बात को यहाँ पर कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं, क्योंकि अब थोड़ा डिटेल में जाएं कि विमेन को राइट टू वोट कब मिला, कैसे मिला, स्ट्रगल उनकी क्या थी, तो वो थोड़ा हम समझ लें पहले। उस समझने के बाद हम आते हैं अपनी डिबेट के ऊपर, क्योंकि हमने एक चीज तो कर ली कि भाई गवर्नेंस क्या है, जेंडर का और गवर्नेंस का क्या ताल्लुक हो सकता है, रिलेशनशिप क्या हो सकता है, और विमेन अब भी एक्सक्लूडेड है। जब विमेन को वोट मिल गया, जब विमेन को ये इख्तियार आ गया कि वो ऑफिस रन कर सकती है, पब्लिक ऑफिस की वो
खादिम बन सकती है, उसको चला सकती है। तो ये हमने पहले तो फर्स्ट वेव में पढ़ा था, मगर अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो जो सफरेज वर्ड है वो लैटिन के वर्ड सफरेजियम से निकला, जिसका सिंपली मायना है राइट टू वोट के वोट का हक है, इसको हम कहते हैं सफरेज। ठीक है। मगर आज के दौर में जब कोई बंदे के वर्ड में जो जनरल स्टडीज पढ़ता है या आईआर पढ़ रहा है या पॉलिटिकल, या वो जान नॉलेज रखता है चीजों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो जब ये वर्ड सुनता है आज के दौर में, तो ये मॉडर्न जो कोनोटेशन है वो उस मूवमेंट को रेफर करती है, सफरेज मूवमेंट को, जो 19th और 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो एलिजाबेथ कैनी कैंटन और लिबर्टी मोट ने स्टार्ट की थी। ठीक है। तो जो फुल सफरेज है, सफरेज फुल, इसका मतलब यह है कि न सिर्फ राइट टू वोट बल्कि राइट टू रन पब्लिक ऑफिस या ऑफिस एज वेल। ठीक है। अब जबकि सारी जो गवर्नमेंट्स थी डेमोक्रेटिक्स हैं, वो हाँ हाँ पेट्रियार्कल प्रिंसिपल के साथ साथ डेवलप हुई हैं, तो तकरीबन ऐसा हुआ है तारीख के अंदर के जो लोग हैं उनको इजाजत दी गई कि वो वोट दे सकें, और उन लोगों में सिर्फ मैन शामिल थे। इवन जो हम जहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है, ग्रीक से, एथेनियन डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, 5वीं सदी जो बीसी की थी उसके अंदर, तो वहां पर न सिर्फ विमेन बल्कि स्लेव्स भी वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे विमेन उठी, इन जो जेंडर बायस पॉलिटिक्स थी, पॉलिसीज थी गवर्नमेंट्स की, इनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है। और जब सदी आई 19th सेंचुरी, उसके जब हाफ गुजर गया 1850 के करीब, 1842 के बाद, तो विमेन ने एक ऑर्गेनाइज स्ट्रगल शुरू की कि उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये एक ग्रेट सोशल चेंज था मिड 1800 के अंदर, जो कि लिंक्ड है विमेन राइट मूवमेंट से, जिसको हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई जो मैन मर्द था वो हमेशा क्या कर रहा था, वो कानून ऐसे बना रहा था जिसके अंदर विमेन की एक्सक्लूजन थी, विमेन उसको वो कंसिडर ही नहीं कर रहा था। और इस जो नाइंसाफी थी, ये जो ऑपरेशन था इसके खिलाफ काफी विमेन ने आवाज उठाई, मगर उन आवाज को दबा दिया गया, उनको सुना ही नहीं गया। मगर एक किताब आती है मुआशरे के अंदर, एक लेडी होती है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, वो अपनी किताब लिखती है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, जो कि 1792 1902 के अंदर पब्लिश होती है। इसके अंदर वो हुकूक की बात करती है कि भाई जब औरत और मर्द दोनों की सलाहियतें एक जैसी हैं, दोनों को इक्वली क्रिएट किया गया है, दोनों के दिमाग एक जैसे हैं, उनको राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसका बड़ा असर और इन्फ्लुएंस रहा जो पॉलिटिक्स थी, विमेन जो अभी शुरू शुरू में आ रही थी, तो उनके ऊपर काफी उनका बेहतर इम्पेक्ट हुआ इस चीज का। मगर होता क्या है कि जब सेनिका फॉल कन्वेंशन होती है 19 और 20 जुलाई 1848 में, सेनिका के अंदर, सेनिका फॉल एक मकाम है, ठीक है, न्यूयॉर्क की जगह अंदर, तो वहां पर क्या होती है, एक प्रॉपर बिगनिंग होती है विमेन सफ्रेज मूवमेंट की, जिसको एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन और लुक्रिएटिया मोट वो ऑर्गेनाइज करती है, जिसके अंदर 250 विमेन और 40 मैन जो अटेंड करते हैं उस मीटिंग को। और उसमें ये राइट टू वोट के अलावा बाकी इश्यूज जो थे विमेन राइट के हवाले से, उनको डिस्कस किया जाता है। और तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड जो मूवमेंट थी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके अंदर तकरीबन कहते हैं 32 लोग मर्द थे और 68 विमेन थी, जिसने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर साइन किया कि भाई हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, विमेन ने ये कहा और उनके ऊपर हमने काम करना है, ये सारे हमारे मसले हैं, इनको इसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोशली डील किया जाए, इनके अंदर रिफॉर्म लाए जाए, हमें वोट का हक दिया जाए ताकि हमारी बात सुनी जाए। क्योंकि उनको ये लगता था कि जब तक हमें राइट टू वोट नहीं होगा तब तक हमारी, हम जिसे हम जो जो मुआशरे में जो शख्स इलेक्ट हो रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मुआशरे के अंदर, जब हम उसको जानते ही नहीं, जब हमने उसको अपनी रजामंदी से वोट ही नहीं दिया, तो हमारी बात कहाँ सुनेगा। तो जब हम किसी को इलेक्ट करेंगे, कम से कम वो रेस्पॉन्सिबल होगा, तो हमारी बात तो सुनी जाएगी। और फिर हम जब
खुद ऑफिस रन कर सकेंगी तो हम मुआशरे के अंदर बेहतरी लाएंगे और हम इक्वलिटी को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिविस्ट थी जिन्होंने स्टार्ट की थी, जिन्होंने बीज बोया था विमेन सफरेज मूवमेंट का, ये तकरीबन एबोलिशनिस्ट थी। ठीक है, मतलब वो लोग, वो विमेन थी, वो औरतें थी जिन्होंने स्लेवरी के खात्मे के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जदोजहद की थी। अच्छा, अब सिविल वार होती है 1861 और 65 के दरमियान। जब सिविल वार होती है तो तकरीबन विमेन्स ने क्या किया, मतलब वो एक्टिविटीज जो विमेन राइट के बिहाफ पे थी वो खत्म करके उनको कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी एबोल्यूशन, मतलब कि स्लेवरी के खात्मे के लिए। और नॉर्दर्न ट्रूप्स जो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये स्लेवरी जो है ये तो इंतहाई जुल्म है और ह्यूमिलिएशन है इंसान होने के लिए कि वो किसी का गुलाम है, तो उसके खात्मे के लिए उन्होंने जंग लड़ी और उनके वो स्ट्रगल की। तो उनका ये ख्याल था कि पहले हमें अपनी एनर्जी इसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जब वो वॉर खत्म हो जाएगी, जब ब्लैक स्लेव भी सिटीजन बन जाएंगे, इक्वल फुल राइट्स होंगे उनके, तो फिर हमें जो ब्लैक और व्हाइट वेमेन इनको फुल सफरेज मिल जाएगी। मगर जब वार खत्म होती है तो जो नेशनल लीडर्स होते हैं वो अब भी यही कह रहे होते हैं कि भाई हम वेमेन को वोट का हक नहीं देंगे। तो इस बात ने उनको ज्यादा परेशान किया, उनको नाराज किया और उनको जुनून पैदा हुआ, उनको उनके खिलाफ नफरत पैदा हुई कि भाई ये तो अच्छा नहीं किया गया हमारे साथ। तो उन्होंने और ज्यादा स्ट्रगल को, सफरेज को तेज कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जब ये लेट 1800 का पीरियड आता है और 1900 शुरू होता है जब, तो जो यूएस सफरेज मूवमेंट थी उसने अपनी एनर्जी ली जब क्या होता है, मिलिटेंट सफरेजिस्ट उठती हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, बर्तानिया के अंदर। अब वहां से स्टार्ट हुई, उसका असर गया यूरोप के अंदर, बर्तानिया के अंदर। अब वहां विमेन क्या कर रही थी बर्तानिया के अंदर, वो उससे ज्यादा मिलिटेंट हो चुकी थी। मतलब बिल्कुल जिस तरह हम लश्कर जंग भी कह रहे हैं, सिंपली मायनों के अंदर वो बहुत मिलिटेंट हो गई थी। मैंने जैसे एक मिसाल दी है। ठीक है, मतलब वो बड़ी अग्रेसिव हो चुकी थी। उनमें से एक एमिलिन पेंक्रुस थी और उसकी बेटी थी क्रिस्टोबल। ठीक है, उन्होंने स्ट्रीट्स के ऊपर मार्च किए, जद्दोजहद की, प्रोटेस्ट किए और उसके अलावा टेलीग्राफ जो वायर्स थी इनको काट दिया, खिड़कियां तोड़ दी, सिर्फ इस बात के लिए कि भाई हम इंसान हैं, हम औरतें हैं, हमें राइट टू वोट का हक दिया जाए, हमारी बात मानी जाए, सुनी जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1919 के अंदर क्या होता है, कांग्रेस 19th अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पास करती है कि भाई विमेन को वोट दिया जाए। जो कांग्रेस, जो बरतानिया अमेरिका की जो नेशनल असेंबली है उसको कांग्रेस कहते हैं, तो उसने ये अमेंडमेंट 19th अमेंडमेंट जो थी अपने आइन के अंदर अमेंड किया और विमेन को राइट टू वोट के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं। फिर वो 1920 के आखिर में जाकर रेटिफाई हुआ। ठीक है, तो 1920 26 अगस्त को विमेन को राइट टू वोट का हक दिया गया और बर्तानिया के अंदर 1930 में दिया गया। अच्छा, अब ये कुछ टाइमलाइन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके। ठीक है, आपको फायदा देगी। 1848 के अंदर क्या होता है, सेनेका फॉल कन्वेंशन होता है न्यूयॉर्क के अंदर। 1850 के अंदर क्या होता है, पहली नेशनल वुमेन राइट कन्वेंशन होती है वर्केस्टर के अंदर, जहां पर 1000 लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1868 के अंदर रेटिफिकेशन होती है कि भाई सारे जो यूएस के लोग हैं वो जो यूएस में पैदा हुए हैं वो सारे सिटीजन हैं, और वो सिटीजन किसके हैं, यूएस के हैं, और जिस स्टेट से वो रहते हैं तो उनके राइट जो है ना वो डिनाई नहीं किया जाएगा। फिर इसी 15 अमेंडमेंट की फिर रेटिफिकेशन होती है 1870 के अंदर। ठीक है, कि जो राइट टू वोट है वो डिनाई नहीं किया जाएगा या अब्रिज नहीं किया जाएगा। ठीक है, कलर की बुनियाद के ऊपर, रेस की बुनियाद के ऊपर। फिर 1869 में क्या होता है, जो सफरेजिस्ट मूवमेंट थी उसका स्प्लिट हो जाता है, वो बढ़ जाती है। उसमें ये क्या होता है कि दो बन जाती हैं सफरेज एसोसिएशन। एक होती है नेशनल वुमेन एसोसिएशन, होती है सफरेज एसोसिएशन, जो बनाती हैं सुसन बी एंथनी और एलिजाबेथ केडी स्टैंटन। दूसरी होती है अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन। और ये जो एलिजाबेथ जो बनाती हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि भाई हमने वोटिंग राइट जो विमेन के लिए उसको अचीव करना है बाय क्या करना है, हमने कांग्रेशनल अमेंडमेंट्स करनी है, रिफॉर्म करनी है। बाकी जो कुछ थे वो थोड़ा रेडिकल होने की कोशिश कर रहे थे और रेडिकल हो की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है,
फिर 1872 के अंदर एक इवेंट होता है जब एंथनी को अरेस्ट किया जाता है, जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे होते हैं अमेरिका के अंदर, तो वो वोट के लिए जाती है यूलियस को वोट देने के लिए। तब पता चलता है कि ये विमेन है, इसको इसने वोट दिया है, तो इसको ये अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। 1878 के अंदर विमेन सफरेज इंट्रोड्यूस होती है कांग्रेस के अंदर। ठीक है। फिर क्या होते हैं ये जो दो स्पिल्स बन गए थे, नेशनल विमेन सफरेज एसोसिएशन और अमेरिकन विमेन सफरेज एसोसिएशन, ये आपस में मर्ज हो जाती हैं और नौसा बन जाती है नेशनल अमेरिकन विमेन सफरेज एसोसिएशन। ठीक है। फिर 1893 में कोलोराडो एक पहली स्टेट होती जो क्या करती है, अमेंडमेंट जो थी ग्रांटिंग विमेन द राइट टू वोट, इसको वो अडॉप्ट करती है, मगर वो अभी तक रेटिफाइड नहीं हो पाती। फिर 1896 का दौर है, फिर 1913, फिर 1916, 1917 और फिर फाइनली 1919 के अंदर जब वो प्रेजेंट करते हैं कांग्रेस के अंदर, वो पास हो जाती है विमेन सफरेज अमेंडमेंट। और फिर फाइनली 19th अमेंडमेंट होती है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26 अगस्त 1920 के अंदर, जब विमेन को राइट टू वोट दिया जाता है और उसको फिर लॉ का बिल्कुल एक परफेक्टली उसको हिस्सा करार दिया जाता है। तो ये सारे विमेन को राइट टू वोट का हक इस तरह से मिला, और ये उनकी सारी स्ट्रगल थी, सफरेजिस्ट मूवमेंट इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब हम अपनी डिबेट के ऊपर वापसी आते हैं। ठीक है। अब वो डिबेट क्या थी जो हम कर रहे थे, वो ये थी कि भाई ये सारे विमेन के पास राइट टू वोट तो है, मगर आज के दौर में हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर विमेन एक्सक्लूडेड है। घर से लेकर एक प्राइवेट रूम से लेकर जाकर ग्लोबल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक, हम विमेन की जो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तो मैंने आपको कल भी एक मिसाल दी थी कि देखें, वो मूवी की मिसाल दी थी कि आज वो क्या क्या कि औरत हो तो हम तुम हमेशा मर्द के नीचे रहो। वो क्या है, डिपिक्शन हो रही कि हमारा मुआशरा कैसा है, मर्द किस तरह सोचता है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो हम पहले आते हैं कि विमेन के एज वोटर और कैंडिडेट्स क्या उनके इश्यूज हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि मोस्टली जो पॉलिटिशियंस हैं वो मेल हैं, और जो पॉलिटिक्स घर के अंदर जहां रिवॉल्व होती है उसका भी कौन होता है, हेड कौन होता है, मेल होता है। ठीक है। पहली बात तो ये कि पॉलिटिशियन सारे मेल हैं। सिस्टम वोटिंग का हक नहीं छीन रहा। ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको हुकूमत नहीं चाह रही कि, या हुकूमत आपको रोक रही कि भाई विमेन वोट नहीं देंगी। मसला ये है कि पॉलिटिशियन डायरेक्टली फीमेल वोट के लिए कैंपेन ही नहीं करते। ठीक है। एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन था, उसने कैंपेन रन की थी। ठीक है। जब उसने कैंपेन रन की तो क्या हुआ कि उसकी जो एनर्जी थी, फोकस था, वो सिर्फ विमेन के ऊपर था। जब उसने ये तजुर्बा किया, ये कैंपेन चलाई, तो तकरीबन 3.6% जो वोट का था वो शेयर बढ़ गया। ठीक है। और बड़ा ही पॉजिटिव और लार्ज लेवल पर इफेक्ट हुआ जब इंफॉर्मेशन सिर्फ विमेन को दी गई, मैन को नहीं दी गई। ठीक हो गया। तो इससे बात एक जाहिर होती है कि विमेन को जानबूझकर, या हमारे कुछ नॉर्म थे जिसकी वजह से विमेन को धकेला जा रहा है। हालांकि विमेन को अगर शामिल किया जाए तो वो काफी बेहतर तब्दीली लेके आ सकती है। अच्छा, उसके अलावा अब ऐसी स्टॉक्स ब्रोकर और जो वोटर्स एंड क्लाइंटलिज्म, ये किताब है द पजल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स। इसके अंदर वो ऐसी स्ट्रोक कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना वो क्लाइंटलिस्टिक है नेचर के अंदर, और मोस्टली इसको डोमिनेट कौन कर रहा होता है, मैन कर रहा होता है। अब क्लाइंटलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई जिस तरह एक व्यापारी होता है, एक ताजिर होता है, वो अपने ग्राहक से लेन देन प्रॉफिट की बुनियाद के ऊपर करता है, तो पॉलिटिक्स सारी यही क्लाइंटलिस्टिक हो चुकी है कि आप, कोई बंदा वोट मांगने आता है तो वो यही कहता है कि भाई मैं तुम्हें वोट दूंगा, मगर शर्त ये है कि तुम मेरे बेटे को क्लर्क की नौकरी दे दोगे, या कोई हमारे लिए फायदा होगा। वो कहकर ठीक है, मसला नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। तो इस सूरत में मेल जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, पेट्रोनेज देते हैं। ठीक है। और पेट्रोनेज किसको देखते हैं, जो मेल होते हैं मोस्टली, जो हाउस होल्ड के मालिक होते हैं। और फिर वो जो मेल हाउस होल्ड के जो हेड्स होते हैं, जो मेल होते हैं, जो
मर्द हजरात जो अपने घर के मालिक होते हैं, मुआशरे के रूरल जो गांव के अंदर वगैरह जो सिस्टम होता है, अब उनसे ये तवक्को की जाती है कि ये क्या करेंगे, जितने भी अपने घर के मर्द और खातिन हजरात हैं, इनसे वो वोट लेंगे ताकि वो उस पॉलिटिशियंस को दे सके। और ये सिंपली आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर जाएं, रूरल के एरिया के अंदर जाएं, आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ का क्या होगा, जो घर का सरबराह होता है वो जब इलेक्शन नजदीक आएंगे तो कहेगा कि भाई आपने इस पार्टी को वोट देना है, और नहीं दिया तो फिर मतलब मेरी बात नहीं माना जाती, आप मेरी इज्जत नहीं करते। हालांकि वहां पर ये कोई चीज नहीं कि भाई वोट जमीर का होता है, हर इंसान पर्सनल चॉइस रखता है, पर्सनल की फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो जैसे चाहे इलेक्ट करने के लिए वोट दे। मगर ऐसा कोई भी नहीं होता, क्योंकि प्राइवेटली वो कुछ डील्स हुई भी होती हैं, सिस्टम ऐसा हुआ होता है। तो अगर हम नहीं उन नाम को फॉलो करते तो हाँ, मर्द कहता है मेरी इज्जत में कमी आ गई, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये जो मेल ओरिएंटेड क्लाइंटलिस्टिक सेटअप है, इसकी वजह से क्या होता है, दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से विमेन मार्जिनलाइज हो जाती है। पहली चीज कि विमेन को डायरेक्टली तो अप्रोच ही नहीं किया जाता। ठीक है। मेल को, फीमेल को डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं किया जाता, क्योंकि ये तवक्को रखी जाती है कि भाई जो मेल होगा, जो मर्द होगा, वो उनके वोट खुद दे देगा। ठीक है। भाई मिसाल के तौर पर मैं अपने घर से हूँ, एक हमारे तक तक का जो है इलाके का एमएनए एमपी है, वो मेरे घर आता है, दावत शावत होती है, वो मुझे कहता है कि जानी अब सुनाओ क्या है, वोट वगैरह। मैं कहता हूँ सरदार कोई मसला ही नहीं है, मैं आपको वोट दूंगा। ठीक है। अब उसने बात सिर्फ मुझसे की, जब मुझसे बात की तो जाहिर सी बात है विमेन को तो अप्रोच ही नहीं किया गया। अब अप्रोच इन सेंस कि भाई विमेन को कलेक्टिवली अप्रोच किया जाए, उनकी नीड्स को उनको देखा जाए, मगर वो नहीं देखा जाता, सिर्फ बात की जाती है। और मैं क्या करूंगा कि भाई मैं अपनी सिस्टर है, वाइफ है, अम्मी जान है, तो उनके वो वोट्स मैं आपको लेके दूंगा, बस मसला ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी क्या है कि भाई जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए विमेन वोटर्स के साथ, उसकी भी कमी है। तो जब उसकी कमी है तो जो पब्लिक सर्विस के अंदर जो कामकाज होते हैं, जो उनकी प्रेफरेंस हैं, तो वो जो पॉलिटिशियन तक पहुंचनी चाहिए वो सिर्फ मैन पहुंचाता है, या वो सारी प्रेफरेंस मर्द की होती है, वुमेन की तो होती नहीं है। तो ये एक साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से विमेन एक्सक्लूड हो जाती है हर स्टेज से, पॉलिटिकल हर स्टेज जो उससे वो क्या हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है। अच्छा। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो विमेन वोटर्स को कन्विंस करने के लिए कैंपेन भी नहीं करते, और जिसकी वजह से फीमेल जो टर्न आउट होता है वो भी बहुत कम होता है। और जब कम होता है तो ये तवक्को की जाती है, ये माना जाता है कि विमेन इतना कोई अच्छा ब्लॉक नहीं है जिसके जिसको हम समझें कि ये हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो जब उसको समझा जाए कि भाई ये ऐसा तबका नहीं है, एक मामूली सा ब्लॉक है, इसको नजरअंदाज किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो जाती है। ठीक है। और जब विमेन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती कि वो कोई वोटर हैं, उनका कोई एक वैल्यू है, तो जो पब्लिक पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर भी जो पॉलिटिशियंस है वो उनकी प्रेफरेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। जब नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये उनकी ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आउटकम्स जो मुआशरे के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जितने भी सारे हैं, जब उनके इकोनॉमिक हम इफेक्ट देखते हैं, पॉलिटिकल इफेक्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं विमेन मार्जिनलाइज्ड है, विमेन के अंदर पे गैप है, जेंडर डिवीजन है, डिजिटल डिवाइड है, विमेन इकोनॉमिकली बिल्कुल वीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर बहुत बड़ा गैप है। जब 2018 का भी इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, तो फीमेल तकरीबन 47% थी, जबकि मैन जो थे वो 58% थे। ठीक हो गया। सेम हालत इंडिया की है, तकरीबन 8,000 कंटेस्टेंट थे लोअर हाउस के लिए। ठीक है। जिसको वो, हाँ, मेरे ख्याल में लोकसभा कहते हैं। ठीक है। जिसमें 700 विमेन थी, और उनमें से सिर्फ 78 इलेक्ट हुई पार्लियामेंट के अंदर। 14% मैन थे, जबकि सिर्फ 9% जो थी वो औरतें थी। ठीक है। तो जहां पर जेंडर अनइक्वल प्लेसेस होंगी, जिस तरह पाकिस्तान है, तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे विमेन के लिए वो भी मैन ही कंट्रोल करेगा। और जब मैन ये सारे कंट्रोल करेगा तो अल्टीमेटली किसको नुकसान होगा, वो विमेन को होगा। चलो ये हमने बात कर ली कि ये सारी चीजें हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई चलो ठीक है,
ये सारे हैं। तो विमेन वोट क्यों नहीं देती हाई नंबर्स के ऊपर? डेवलपमेंट जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, विमेन वोट क्यों नहीं देती? उनकी इतनी नहीं क्यों है, मतलब वो जो नंबरिंग है, रेशियो, वो कम क्यों है? तो एक्सपर्ट्स जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज के जो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उनके, उनका जब जेंडर एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं कुछ एक दो इश्यूज हैं जिसको वो बताते हैं कि ये इश्यूज की वजह से। पहली बात ये वो कहते हैं कि भाई हमेशा फैमिली के अंदर मर्द को ही ऐसा लीडर माना जाता है कि जो घर को लीड करेगा ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन की। ठीक है, पहली बात यहां से चीजें, क्योंकि देखें एरिस्टोटल ने क्या कहा था? उसने कहा था जो स्टेट का जो बेसिक यूनिट है ना, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो फैमिली है। और जो स्टेट जो है वो हायर फॉर्म है स्टेट की, मतलब फैमिली भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेट है, और स्टेट जो है, कंट्री जो है, वो उसकी हाईएस्ट फॉर्म। जब आपकी जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर आप मैन को ये अज्यूम कर लें कि भाई हर चीज के अंदर रन ये करेगा, तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपकी सोसाइटी में पोर्ट्रे होंगी। वही सोसाइटी की पोर्ट्रेयल आपको इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात वो करते हैं कि भाई वोटर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और इतना कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर विमेन को डिस्करेज किया जाता है, या वो डिस्करेज हो जाती है, क्योंकि जो जितने भी कामकाज होते हैं वो ना डॉक्यूमेंटेशन वो सारा मेल जो है वो संभालता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी भी ये चीज बताई जाती है कि जो रोल होता है, जो ये विमेन प्ले करती हैं, उनसे ये जो ताल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई वो किस तरह से एक पैट्रिलिनियल फैमिली के अंदर वो काम करेगी, तो ये चीजें भी उसको बड़े ही इफेक्ट करती हैं। मतलब पैट्रिलिनियन क्या, कि भाई वो जो एक बच्चा होता है और उसका जो बाप होता है, उसका वो किस तरह से रिलेशनशिप होता है, और उस तरह विमेन किस तरह से बिहेव करती है। उसके अलावा जो बाकी